हेलो दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ सरू सिंह। यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का लेक्चर नंबर फर्स्ट इंग्लिश ग्रामर का, और आप देख रहे हैं लेक्चर फर्स्ट पे लेटर डिफिनीसन। क्या डिफिनीसन दिया है? अक्षरों का वह समूह जो शब्द बनाते हैं अक्षर कहलाते हैं। अक्षर का समूह जो शब्द बनाते हैं अक्षर कहलाते हैं। अब बात आई वर्ड की। वर्ड होता क्या है? तो शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ होता है। शब्दों का वह समूह यानी कई शब्द मिलकर समूह बनाते हैं। वही समूह का अर्थ हो, कुछ अर्थ हो यार, और प्रकट करता हो तो वह शब्द कहलाते हैं। जब कोई समूह बनाते हैं शब्दों को मिलाकर और उसका कोई अर्थ हो जाता है तो वो शब्द कहलाते हैं। सेंटेंस वाक्य शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अथवा भाव रूप से स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। डिफिनीशन और पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के दो भाग होते हैं। सेंटेंस होता है कोई, राम गोज टू स्कूल, राम घर जाता, राम गो टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। तो सेंटेंस में इसमें हो गया राम तो पूरा सब्जेक्ट है, पर जो गो टू स्कूल जाता है वो पूरा प्रेडिकेट हो गया। अब सब्जेक्ट के में क्या क्या आते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, उनके बारे में दिया गया है। सब्जेक्ट के बारे में दिया गया है। सब्जेक्ट में पहले नाउन, प्रोनाउन यानी नाउन की संज्ञा, प्रोनाउन एडजेक्टिव, और डिटरमिनर और फ्रेज। सब्जेक्ट में पहले नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर डिटरमिनर, फिर फ्रेज आदि आते हैं। और जेंडर देखो, अगर वर्ब में आईएनजी लगा हो तो उसका नानी होता है। जैसे जाना क्या हो तो वर्ब नानी, जा रहा है तो आईएनजी लग गया। जेंडर में अगर वर्ब प्लस टू आ रहा है यानी टू प्लस वर्ब आ रहा है तो नानी जैसे आ रहा है तो इसके पहले टू का प्रयोग करेंगे। टू अंत में आईएनजी का भी प्रयोग कर सकते हैं। पहले आईएनजी का प्रयोग अगर ना किया जाए तो टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है तो इसमें आईएनजी का प्रयोग हुआ, गोइंग। अगर इसमें आईएनजी का न प्रयोग करके तो राम, ये क्योंकि टेंस में होता है तो टेंस में ऐसे किया जा सकता है। अगर कोई नाउन, प्रोनाउन इनमें अगर किसी जेंडर, एडजेक्टिव इनमें हो तो टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब आते हैं सब्जेक्ट पार्ट। डिटरमिनर, अगर आपको सब्जेक्ट बनाना है तो पहले डिटरमिनर प्लस एडजेक्टिव। अगर सब्जेक्ट को स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट पार्ट, ये सब्जेक्ट पार्ट दिए, इसमें डिटरमिनर पहले लिखा जाता है, फिर एडजेक्टिव लिखा जाता है, फिर हेड वर्ड लिखा जाता है, फिर फ्रेज लिखा जाता है। पहले डिटरमिनर द, ए, एन, जो आए पहले लिखा जाता है, फिर एडजेक्टिव, फिर हेड वर्ड जो उसमें मेन बात कही गई हो, फिर फ्रेज। ये पूरे नाउन, अगर डिटरमिनर नहीं है तो नाउन आएगा, अगर नाउन नहीं है तो एडजेक्टिव नहीं है तो प्रोनाउन। यानी जो शब्द आए, एडजेक्टिव यानी किसी की एडवर्ब वह नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताती है तो एडजेक्टिव कहलाती है। नाउन और प्रोनाउन, और जब प्रोनाउन डिटरमिनर कोई भी नहीं आएगा तो सिर्फ नाउन बस आए तो नाउन में ही सब्जेक्ट पार्ट होता है। आगे चलें। जैसे द दिल्ली कैपिटल इंडिया इज़ अ बिग सिटी। द दिल्ली, ये क्या है? डिटरमिनर। ये जो द है डिटरमिनर है,
दिल्ली सिटी का नाम, और कैपिटल यानी कैपिटल राजधानी, मेन वर्ब, मेन वर्ड या हेड वर्ड भी इसको बोल सकते हैं, मेन, हेड, मुख्य, मुख्य भी बोल सकते हैं। कैपिटल और किसकी, भारत की, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये एक तरीके से डिटर्मिनर है, ये भी डिटर्मिनर है, और ए एन दा होते हैं डिटर्मिनर। और ये बिग सिटी, एक बड़ी सिटी, क्या है, एडजेक्टिव है। ये जो बिग सिटी है, बिग, ये तो एडजेक्टिव है, ये बता रहा है कि दिल्ली इंडिया की राजधानी है और वो दिल्ली बड़ी सारा है, बड़ा शहर है। इतना हो गया। अब आते हैं प्रेडिकेट पार्ट। प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर वर्ड। देखो वर्ब में हेल्पिंग वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में मेन वर्ब। जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल, तो राम तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट का पार्ट हो गया। अब आता है प्रेडिकेट पार्ट, तो प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। तो पहले हेल्पिंग वर्ब, राम इज गोइंग टू स्कूल। अब राम इज, जैसे इसमें देख लिया जाए, सी डिड नॉट गो टू स्कूल। अब इसमें वह तो हो गया नाउन, यानी कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया वह। मैंने बताया था नाउन, प्रोनाउन, डिटर्मिनर, फ्रेज, एडजेक्टिव, ये आते हैं तो पूरा सब्जेक्ट कहलाता है। अब ये वह हो गया सब्जेक्ट। अब डिड, सी हो गया सब्जेक्ट। अब इसमें डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। और ये जो मेन वर्ब होती है ये वो गो है। इसमें बता रहा है वह स्कूल नहीं जाती है, थी, वह स्कूल नहीं जाती थी, सी डिड नॉट गो टू स्कूल। अब आते हैं सेंटेंस में। सेंटेंस definition, sentence is the group of add the word, sentence is the group यानी वाक्य का वह समूह जो भाव, शब्दों का वह समूह जो स्पष्ट रूप तथा भाव में पूर्ण अर्थ प्रकट करता है उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों का वह समूह, मान लीजिए कोई शब्द है, ये जो वह है वो ये भी शब्द है, स्कूल है ये भी शब्द है, ये नहीं ये भी शब्द है, जाती ये भी शब्द है, थी ये भी एक शब्द है। तो वो स्कूल नहीं जाती, तो इसका एक अर्थ हो गया, वो स्कूल नहीं जाती थी, इसी इसको वाक्य कहेंगे। जैसे लिखा है सी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है। अब वह एक पत्र लिखती है, तो इसमें ये वाक्य है, इसमें शब्द, ये शब्द हैं, जब शब्दों का अर्थ एवं भाव रूप से प्रकट हो तो ये शब्द कहलाते हैं। और इसमें उसका अर्थ भी हो रहा है। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य निम्न 5 प्रकार के वाक्य जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव वाक्य जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहले टेंस से पहले सीखना चाहिए सेंटेंस, सेंटेंस से पहले सीखना चाहिए शब्द, शब्द से पहले सीखना चाहिए लेटर, अक्षर। जब आपको अक्षर ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ जब तक आपको ये नहीं मालूम होगी तो आप शब्द कैसे बनाएंगे, क्योंकि अक्षरों का समूह शब्द कहलाता है। जब शब्द नहीं मालूम होगा तो उसका सेंटेंस, वाक्य कहाँ से हो जाएगा, और जब वाक्य नहीं होगा तो टेंस में कहाँ से आ जाएंगे। तो इसी प्रकार वाक्य पहले पढ़िए। असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नसूचक वाक्य, इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक, यानी इसमें आज्ञा सूचक वाक्य और बात में इन्हें पूरे नियम से जानेंगे आगे। ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय वाक्य, ऑप्टेटिव इच्छा सूचक वाक्य। अब आते हैं असर्टिव सेंटेंस, वे वाक्य जो किसी कार्य, वे वाक्य, देखो
वाक्य वे वाक्य जो किसी कार्य या घटना के होने की पूरी जानकारी दें। पूरी जानकारी क्या रहा है दें, वह असर्टिव साधारण वाक्य कहलाते हैं। इससे स्टेटमेंट भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले स्टेटमेंट सेंटेंस किसको कहते हैं तो बता देना असर्टिव सेंटेंस को। जैसे शी डिड नॉट गो टू स्कूल, इसमें लिखा वे वाक्य जो किसी कार्य या घटना, इसमें घटना हो रही है कि वह नहीं जाती है, वह नहीं जाती है, वह नहीं जाती थी, यानी थी या है कुछ भी मान लें। वह स्कूल नहीं जाती थी, तो इसमें वह नहीं जाती थी, इसमें कार्य हो रहा है कि जाने का, घटना क्या है, नहीं जाती है। पूरी जानकारी हमें मिल रही है कि वह स्कूल नहीं जाती थी, इसीलिए ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। अब असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। पहले सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, और फिर आता है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य। वाक्य में भी 5 प्रकार के होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। और असर्टिव में फिर 2 आते हैं, कौन, इंफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव वे वाक्य जो किसी कार्य या घटना की होने की सूचना देते हैं, सिर्फ होने के, कार्य होने का सूचना देते हैं। जैसे माई मदर इज़ अ टीचर, मेरी माँ एक अध्यापिका है, इसमें होने की जानकारी हो रही है कि मेरी माँ एक अध्यापिका है। और नेगेटिव सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जो किसी कार्य या घटना के ना होने की सूचना दें। आपसे पूछ सकते हैं, बहरहाल पूछते नहीं हैं। वे वाक्य जो किसी कार्य या घटना के ना होने की सूचना या जानकारी दें, उसे नेगेटिव सेंटेंस ये कहते हैं। जैसे वह स्कूल नहीं जाती थी, शी डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती थी, शी डिड नॉट गो टू स्कूल, इसमें वो हो रहा है कि वो नहीं जाती थी। तो वे वाक्य जो किसी कार्य घटना के ना होने का, वो स्कूल नहीं जाती थी ना होने का सूचना दे रहे हैं, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है। अब आते हैं नोट बाय नेगेटिव। ऐसे वाक्यों में अंदर देखे जाते हैं। ऐसे वाक्यों में प्रायः नो, नॉट, नेवर, नो का मतलब होता है नहीं, नॉट का मतलब भी नहीं, और नेवर का मतलब भी होता है कभी नहीं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अभी आपने असर्टिव पढ़ा, अब आप पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। वे वाक्य प्रश्नबोधक होते हैं। इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह ये अवश्य लगाना चाहिए या लगा होता है। अगर इंट्रोगेटिव क्या से शुरू हो, कोई प्रश्न पूछे आप कहाँ जाते हैं, तो कहाँ, इसमें कहाँ वो शब्द क्या है, प्रश्न कर रहा है, कहाँ जाते हो। अब नोट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये वाक्य प्रकार के होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं। इसमें दो प्रकार के ये वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, यस या नो टाइप, जिनका वे वाक्य या वे प्रश्न जो वाक्य उत्तर में यस या नो टाइप में दिया जाता है। जैसे यू आर गो, तो आप बोलते हैं तो यस मैं जा रहा, यू आर गो मैं जा रहा, तुम जा रहे हो, इस तरह बोल देंगे। और जैसे यस या नो टाइप ये हो गए। अब आता है वाक्य कहलाते हैं, ये यस या नो टाइप वाक्य कहलाते हैं। अगर यस या नो से उत्तर दिया जा रहा है तो यस नो टाइप वाक्य कहलाते हैं। और वे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। हैज़, डू, डज, इज़, एम, आर, हैव, डिड से शुरू होते हैं। जैसे इज शी प्लेइंग, क्या वह खेल रही है, तो आप इसको यस या नो टाइप में भी वैसा बता सकते हैं, यस वह खेल रही है। अगर वो नहीं खेल रही तो आप बता सकते हो वो नहीं खेल रही है। अब आते हैं हैव यू गॉन, क्या तुम जा चुके हो, हैव यू गॉन, इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है इज, हैव, तो इसलिए ये क्या है, ये यस या नो टाइप वाक्य है। अब आते हैं WH टाइप सेंटेंसेस, वे प्रश्नवाचक वाक्य जिनके द्वारा
वे वे वाक्य जिनके द्वारा वे प्रश्नवाचक वाक्य जिनके द्वारा कोई सूचना प्राप्त की जाती है। वे प्रश्नवाचक वाक्य जिनके द्वारा कोई सूचना प्राप्त की जाती है WH टाइप सेंटेंस कहलाते हैं। ऐसे वाक्य के शुरू में कोई प्रश्न सूचक शब्द व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, विच मीन्स कौन सा, हु मीन्स कौन, हु मीन्स किसे, व्हाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे आदि हैं आते। हिंदी अर्थ प्रकट करने पर प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तो यह कहाँ मैंने बताया था वेयर, वेयर मीन्स कहाँ। तुम कहाँ रहते हो तो वेयर, वेयर की पहले इंग्लिश आ जाएगी। आप बाद में सेंटेंस टेंस में जब पढ़ेंगे तो सिखा दिया जाएगा, वर्ड स्ट्रक्चर भी इसका बता दिया जाएगा। जैसे हिंदी की अर्थ प्रकट करने पर प्रश्न सूचक शब्द या वाक्य के बीच में आता है। प्रश्नवाचक या सूचक शब्द वाक्य के बीच में। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, इतना हो गया। अब आते हैं इम्परेटिव, तीसरा नंबर इम्परेटिव। ये आज्ञा सूचक शब्द सेंटेंस हैं, आपको पहले बता दिया था, ये आज्ञा सूचक सेंटेंस हैं। वे वाक्य जिनसे आज्ञा प्रार्थना यानी कोई आज्ञा, जैसे मे आई कम इन, मैं अंदर आ सकता हूँ। प्रार्थना, उपदेश, निषेध, अनुमति या क्षमा, देखो ये होते हैं आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश, ये अनुमति आदि का भाव प्रकट होता है, उसे इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे वर्क हार्ड टू पास, डोंट मेक अ नॉइस, डोंट मेक अ नॉइस, शोर मत करो या मचाओ। इनके इम्परेटिव सेंटेंस के हिंदी वाक्यों में दो, करो, इसी तरह ओ की मात्राएं आती है। जैसे उसे जाने दो, उसे मत पीटो, ओ की मात्राएं आती हैं। तो अर्थात ये ऐसे वाक्य इम्परेटिव होते हैं। अधिकतर बातचीत या बोल भाषा के शब्द में इंग्लिश में प्रयोग किए जाने वाले वाक्य इम्परेटिव के होते हैं। जैसे आपको बोल दिया जाए यू गेम प्लीज कम हर, कृपया इधर आओ। अब आओ, आओ का मतलब होता है कि आना, आओ का मतलब होता है आना। अब इसमें प्लीज कम हर, इधर आओ, तो प्लीज मीन्स कृपया, इनके लिखा। ऐसे वाक्य में सबसे पहले कृपया आने पर प्लीज, कृपया आने पर प्लीज का प्रयोग करते हैं। और प्लीज गिव मी अ पेन, जैसे प्लीज गिव मी अ पेन, कृपया मुझे पेन दो। ऐसे वाक्यों में यू यानी सब्जेक्ट यू छुपा रहता है, सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। जैसे प्लीज हो गया। अब इसमें मेन वर्ब आ जाएगी पहले। मेन वर्ब में जैसे गिव, गिव मीन्स क्या होता है देना, क्या दो, मुझे पेन दो, तो प्लीज गिव मी अ पेन। अब पेन है, अब इसमें संख्या तो लिखी नहीं है कि कितने पेन, तो आ पेन लगा देंगे। अगर इधर पेन है, जैसे ये पी है, अगर ये ए आई ओ यू आए तो एन का प्रयोग किया जाता है। अगर पी कॉन्सोनेंट आए तो ए का प्रयोग, अगर वॉवेल आए तो एन का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों में सबसे पहले मत आने पर डू नॉट या डोंट का प्रयोग करते हैं। रूल, सबसे पहले वाक्य में सदैव आने पर ऑलवेज का प्रयोग करते हैं, या मत आने पर नेवर का प्रयोग करते हैं। अब वर्ड स्ट्रक्चर आपको दिया जा रहा है, आप इससे बना सकते हैं। मेन वर्ब इम्परेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब, जैसे उसे जाने दो, उसे मत पीटो, तुम इधर आओ, तो इसमें पहले तुम इधर आओ,
ये अगर यू छुपा दें तो अगर बोलें कि यू आओ यानी इधर आओ, तो इसमें यू अगर ना लिखें तो चल जाता है। इसीलिए इनमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर वर्ड। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? पूरक, यानी शब्द को पूरा करने वाले शब्द को पूरक कहते हैं। और अदर वर्ड में अन्य शब्द आ जाते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में तुम छुपा रहता है, बोलता है ना, ऐसे वाक्यों के अंत में तुम छुपा रहता है, यानी तुम यानी यू छुपा रहता है। राइट अ लेटर, एक पत्र लिखो। अब इसमें राइट अ लेटर, अब इसमें यू क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि ये यू छुपा है। अब इसमें बोलने कि तुम एक पत्र लिखो तो ये भी हो सकता है। अगर तुम एक पत्र लिखो तो किया जा सकता है। इसमें यू अगर हटा दें तो भी किया जा सकता है। जैसे राइट अ लेटर, एक पत्र लिखो। हम नोट दिए कभी कभी संबोधन करने के लिए, यानी कभी कभी उस वाक्य को प्रकट करने के लिए सब्जेक्ट वाक्य सेंटेंस में, यानी सब्जेक्ट सेंटेंस में प्रयोग होता है। सब्जेक्ट जो होता है वाक्य में प्रयोग होता है। मैंने बताया ना कि अभी इसमें सब्जेक्ट नहीं है, अगर इसमें लगा दो तुम एक पत्र लिखो तो वही बात कह रहा है, लेकिन वह सब्जेक्ट में प्रयोग होता है। वह सब्जेक्ट कर्ता कामा के द्वारा अलग किया जाता है। क्या अलग किया जाता है? उसको कामा से अलग कर दिया जाता है। जैसे यू राइट अ लेटर, अब इसमें कामा लगा दोगे, अगर यू लिख दो यू, अब इसमें कामा लगा तो ये हो जाएगा। अगर यू को बाद में भी लिखो तो कामा लगा के बाद में भी लिख सकते हैं। अब इसमें दिया है, इसमें दिया है जब आओ का प्रयोग वर्ब के रूप में ना होकर, यानी आओ मीन्स वर्ब अगर बनाए तो आओ मीन्स आना होता है। अगर आओ का प्रयोग वर्ब के रूप में ना होकर सुझाव के रूप में हो तो सबसे पहले लेट अस, सबसे पहले वाक्य शुरू होने से पहले मेन वर्ब से पहले लेट का प्रयोग करते हैं। इसमें वर्ड स्ट्रक्चर भी दिया है ताकि आपको दिक्कत भी ना हो। लेट अस, क्या? लेट अस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट अदर वर्ड। देखो लेट अस हमने लिख दिया, आओ है ना, तो आओ की पहले लेट अस लिख दिया। अब हेल्प हिम, अब मेन वर्ब क्या है? मदद, क्या है? मदद, तो हेल्प लिख दिया। अब इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हेल्प, हेल्प फर्स्ट फॉर्म मदद की, हेल्प की हेल्प ही होती है। अब किसे? आओ उसकी मदद करें, तो उसकी क्या है? ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। काम किसके द्वारा हो रहा है? आओ उसकी मदद करें, काम हमारे द्वारा हो रहा है और मदद उसकी कर रहे हैं। तो ये हम कर रहे हैं काम, तो ये सब्जेक्ट नहीं है। और इसकी मदद कर रहे हैं तो ये उसकी ऑब्जेक्ट है। इसके लिए हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है और ही का पॉसेसिव हिज, हिम होता है और इसका ही का ऑब्जेक्ट हिम। अब ही अपने के लिए हिज का प्रयोग करते हैं। अगर वह ऐसे